बंगाल जल रहा है तो दिल्ली भी जलेगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर विवाद हो गया है। देश भर में बवाल मचा हुआ है, बवाल हो गया है, हंगामा मच गया है भाई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी खबर है जो अगले 1 घंटे 8 से 9 आपको दिखाने वाला हूं और किस खबर से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं और हां, अगर जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय खबर भी दिखाता हूं। लेकिन आज देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी खबर दिखाने वाला हूं, सबसे पहले बात बता देता हूं। तो सबसे पहले बात आज भी बंगाल में मचे बवाल की करेंगे, लेकिन आज ममता बनर्जी ने बोलकर और बवाल खड़ा कर दिया है। क्या बोला है जानना चाहते हैं, जिसके बाद पूरे देश भर से इस प्रतिक्रिया की निंदा हो रही है, वो दिखाऊंगा। दूसरी खबर मध्य प्रदेश की है। फिर से पैसा आने वाला है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में आज पैसा लगाने वाली कंपनी आई थी, खूब निवेश करने का वादा किया है, विस्तार से बताएंगे। और हाँ, अडानी ग्रुप का नाम भी आया है। कितना पैसा कौन खर्च कर रहा है, सब जानना है, बने रहिएगा। तीसरी खबर में आपको मध्य प्रदेश की 2 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसके बाद आप भी कहेंगे बच्चों के स्कूल जाने में बहुत रोड़े हैं। चौथी खबर में बात देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की करेंगे। आज इंदौर से खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। बड़े बड़े नेता खुद आज इंदौर को साफ करने में लगे थे और जब कोई संदेश दे तो विस्तार से तस्वीर दिखाना जरूरी हो जाता है। पांचवी खबर में आज आपको एक सैनिक का वीडियो दिखाएंगे। इंसाफ की मांग की है सैनिक ने और आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज पर भरोसा जताया है। कहा है विस्तार न्यूज ही न्याय दिला सकता है। छठवीं खबर में आपको रायपुर का चोर गैंग दिखाएंगे। आपको पता है ये चोर ड्रेस कोड में चलते हैं और खूब चोरी कर रहे हैं, परेशान कर रखा है रायपुर के लोगों को। सातवीं खबर में बात आपकी सेहत की करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है, लोगों की मौत हो गई है। कितने लोगों की जान गई है जानना चाहते हैं और सावधानियां क्या हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं तो विस्तार से चर्चा करेंगे, जुड़े रहिएगा। और आखिर में आपको फिर एक रिसर्च दिखाऊंगा। फिलहाल अब बात विस्तार से कर लेते हैं और सबसे पहली कौन सी खबर है? सबसे पहली, ममता बनर्जी डरा रही हैं। ऐसा कौन सा बयान दे दिया है ममता बनर्जी ने कि उसका असर दिल्ली में भी हो रहा है, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो कह दिया है सावधान ममता दीदी। क्या कहा है, चलिए पूरी खबर बता देता हूं। आज तो राष्ट्रपति ने भी कह दिया है अब बहुत हो गया है, मैं निराश और भयभीत हूं। कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर राष्ट्रपति का बयान आ गया है। राष्ट्रपति का बयान। उधर बंगाल में खूब बवाल हो रहा है। पिछले 19 दिन से लेडी डॉक्टर से हुई हैवानियत मामले से लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। पीड़िता के लिए लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 2 दिन से बंगाल उबल रहा है, जल रहा है, हंगामा हो रहा है। कल छात्र संगठनों ने कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, छात्रों को हिरासत में लिया। आज छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं, वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। कल से आज तक बंगाल में मचे बवाल पर पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। ये जनता का बंद है और जो सरकारी कर्मचारी बंद करना चाहते हैं हम उनसे बोलेंगे आप ऑफिस नहीं जाइए, बॉयकॉट करिए। लीगल हेल्प, आपका नौकरी कोई नहीं खा सकता, ममता बनर्जी भी नहीं खा सकता। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला।
बहुत हिंसा हो रही है भाई साहब, डर लग रहा है। ऐसे माहौल में सोचिए क्या बीत रही होगी लोगों पर। मारपीट, जेल में भरना, सब चल रहा है। ममता दीदी की पुलिस छात्रों को हिरासत में ले रही है, नेताओं को हिरासत में ले रही है। क्या क्या हुआ विस्तार से देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। कल छात्रों का, संगठनों का प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ। नबन्ना भवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों को रोकने की कोशिश की गई। हंगामा बढ़ता गया। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 160 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 29 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। 29 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और आज बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया। इस बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक झड़प हुई, आगजनी की गई और ट्रेन रोकी गई। बस इसीलिए कल से कह रहा हूं, ममता दीदी बंगाल में खूब बवाल हो रहा है, आपके खूब बवाल हो रहा है। ये विस्तार से मैंने आपको बता दिया। और तो और ममता दीदी के बंगाल में नेताओं पर दिन दहाड़े गोलियां भी चलाई जा रही हैं। ये वीडियो देख लीजिए, डराने वाला है। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटापारा में भाजपा नेता प्रियांगु पांडे की कार पर फायरिंग हुई, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। फायरिंग का ये वीडियो गाड़ी में बैठे लोगों ने बनाया है। एक बार वीडियो पूरा दिखा दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत खतरनाक है। और हाँ, दिन दहाड़े इस तरह से गोलीबारी हो रही। दिखाइए वीडियो। जब मैं बोलूं तो इस वीडियो को चलाते रहिए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और वीडियो देखिए आप। ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर कर सवाल पूछ रहे हैं, आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है इन बदमाशों को? कैसे दिन दहाड़े फायरिंग कर सकता है कोई? अब कहां है ममता दीदी की पुलिस? अब ऐसा सवाल लोग पूछ रहे हैं, आम जनता भी पूछ रही है। देश भर से ये सवाल पूछा जा रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद। इस फायरिंग में बीजेपी नेता के ड्राइवर को गोली लगी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। लोकसभा के कन्वेनर प्रियांगु पांडे अपनी गाड़ी से जा रहे थे। पहले उनके गाड़ी के ऊपर बॉम्बिंग किया गया, गाड़ी के सामने। और जब ऐसा बॉम्बिंग चल रहा था, वो लोग पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। तब 6 से 7 राउंड गोलियां दागी गई और टारगेट प्रियांशु पांडे ही था। वीडियो भी है। और प्रियांशु पांडे बाल बाल बचे। उनके ड्राइवर और उनके पीछे बैठे हुए कार्यकर्ता, पीछे की सीट पे बैठे हुए कार्यकर्ता रवि सिंह, दोनों इंज्योर्ड है, सीवियरली इंज्योर्ड है। और जो पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रही है स्ट्राइक करने की इशू में, वही पुलिस अभी तक गोली चलाने के केस में एक को भी अरेस्ट नहीं किया। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद जयंत कुमार रॉय के गाड़ी को घेर कर रोकने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी की। गनीमत रही कि यहां भारी पुलिस बल तैनात थी और सांसद बहस के बाद घटनास्थल से रवाना हुए। बंगाल बंद के बीच बढ़ते बवाल को देखते हुए कई जिलों में बस ड्राइवर्स ने हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाई है। देख लीजिए स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहनने के आदेश दिए हैं। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है बंगाल में? और सुनिए, बंगाल बंद बीजेपी ने बुलाया था, लेकिन ममता दीदी आज आई और खूब बोली। बीजेपी के बंद के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा है। क्या क्या कहा है, पहले ये सुना दीजिए कि ममता बनर्जी कह क्या रही हैं, और उसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगा कि पूरे देश भर से प्रतिक्रिया क्या आ रही है। सुनाइए ममता दीदी क्या कह रही हैं। আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসি, ধর্ষকের ফাঁসি চাই, এই বিল আমরা পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো।
सुनिएगा अभी और एक बयान सुनाऊंगा। एक हफ्ते में ममता दीदी विधानसभा सत्र बुलाएंगी और कानून बनाएंगी, कह दिया है। और साथ ही ममता दीदी ने एक और बड़ी बात कही है। ममता दीदी ने कहा है बंगाल जल रहा है तो दिल्ली भी जलेगा। ये बयान सुनना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ममता दीदी के इस बयान पर ही बवाल मच गया है। पहले सुन लीजिए फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। मोदी बाबू हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता दीदी यही नहीं रुकी। ममता दीदी कह रही हैं बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर खूब हंगामा मच गया है। बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी देश को भड़का रही हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और कहा है ममता बनर्जी के इस बयान को राष्ट्र विरोधी माना जाए। और हां, बात असम की आई तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गुस्से में आ गए हैं। देख लीजिए क्या कह रहे हैं। कह दिया दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। बहुत बड़ा बयान दिया है इस बार ममता दीदी ने, बहुत बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा। इसलिए हम सीधे उत्तर प्रदेश और दिल्ली चलते हैं। वहां के लोगों का क्या है रुख इस बयान पर, ये आपको दिखा देते हैं। चलिए कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ हैं आदर्श सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ हैं दिल्ली में अमृत तिवारी। अमृत बहुत बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ममता दीदी कह रही हैं कि अगर बंगाल को जलाने की कोशिश हुई तो असम भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा और झारखंड भी। और बीजेपी कह रही है कि ये तो भड़काने की कोशिश है। क्या कह रही है दिल्ली की जनता? आप कहां खड़े हैं और लोगों से पूछिए कि क्या किसी मुख्यमंत्री को, चुनी हुई मुख्यमंत्री को इस तरह से बयान देना चाहिए? अमृत। ज्ञानेंद्र जी, मैं अभी यहाँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीते जो 2-3 हफ्तों से चल रहा है वो न सिर्फ बंगाल की सियासत बल्कि वहाँ की पूरी व्यवस्था और राजनीतिक सोच पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी बयान दिया है कि अगर बंगाल जलेगा, जिस तरह से एक डॉक्टर पीड़िता रेप हत्या मामले में जब मामला बढ़ता चला गया, अब कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली ये भी जलेंगी। इस बयान को आप लोग बतौर दिल्ली वासी कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली वासी तो जो देख रहे हैं वो ममता बनर्जी एक महिला हो करके और अपने ही राज्य में, अपने बंगाल में जो है इस तरह से का घृणित काम महिलाओं के साथ करा रही। चाहे वो संदेश खाली में हुआ, कितनी महिलाओं के साथ में इतना घृणित काम होता रहा और उनकी मजबूरी थी महिलाओं की कि उनको रोजी रोजगार चाहिए था, उनके घर उसी के ऊपर बेस थे। और लेकिन जिस टाइम पे वहाँ की महिलाओं ने जो है ऑब्जेक्शन किया, ममता बनर्जी अगर चाहती तो उस पर जो है बहुत ही सख्त से सख्त कानून बना के उसी समय स्टेप ले सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो आपके बगल में खड़े हैं को जो है अमृत जो आपके बगल में खड़े हैं उनसे जल्दी प्रतिक्रिया ले लीजिए, जल्दी पूछ लीजिए आपका क्या मानना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी पूछिए, आपके साथ जो लोग खड़े हैं सभी को मौका दीजिए। जी बिल्कुल, मैं जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ममता बनर्जी जो बोली है बतौर मुख्यमंत्री, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ऐसे थ्रेट देना चाहिए? बतौर मुख्यमंत्री या बतौर नागरिक, इससे बड़ा शर्मनाक बयान कोई हो ही नहीं सकता है। क्या मान लीजिए पश्चिम बंगाल में रेप का केस हुआ तो लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या तुम और प्रदेशों में ऐसे ही रेप के षड्यंत्र रचने का तुम्हारा प्लान है कि और प्रदेशों में रेप कराएंगे, विरोध होगा तो
लोग जो है क्या कहते हैं सड़कों पे आएंगे। इससे घिनौना बयान और कोई हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हो कि पश्चिम बंगाल जल रहा है तो और प्रदेश भी जलेंगे, बिहार जलेगा, दिल्ली जलेगा। क्या तुम जो है क्या कहते हैं कि कोई षड्यंत्र रच रहे हो? और दूसरी बात, ये जल क्यों रहा है? ये तुम्हारी वजह से चल रहा है। तुम्हारा यदि लाइन ऑर्डर यदि तुरंत जो है काम किया होता तो हाईकोर्ट में जाकर के परिवार वालों को गुहार लगानी पड़ती सीबीआई जांच के लिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? जैसे कि एक प्रदेश की मुखिया यह बात कह रही है, एक लोकतांत्रिक देश है और ये बयान उनका सामने आ रहा है। सर, ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये देश को तोड़ने वाले बयान देंगे। इधर सलमान खुर्शीद दे रहे हैं, उनके पार्टी को कुछ कोई बोल नहीं रहे। इधर वो एक मुख्यमंत्री हैं जो 10 साल शासन करके 15 साल में घुसी हुई हैं। तो ऐसे लोग यदि ये बयान देंगे तो आप क्या समझते हो देश शांत नहीं होगा? क्योंकि इनको बांग्लादेश से ऑक्सीजन मिल गई। आप समझो, आप ये बड़ा खतरा मानते हैं? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो कहा है, आप बतौर युवा देखिए, बहुत निंदनीय बयान है। एज ए मुख्यमंत्री अगर देखा जाएगा कि संवैधानिक आप पोस्ट पे बैठे हुए और इस तरह का बयान जो देना, एक कहीं पे भी मतलब कोई जिम्मेवार, इसको हर आदमी इसको नकारेगा। और मैं इस एक चीज़ कह सकता हूँ, ममता बनर्जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये आपकी नाकामी की वजह से हो रहा है। अगर आपकी पुलिस वहाँ पे काम करती तो हम यहाँ दिल्ली में बैठकर भी उस बेटी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। अगर वहाँ पे सबूतों के साथ अगर खिलवाड़ नहीं होती तो ये प्रोटेस्ट का ही होता है। यहाँ सबूतों के साथ जो है खिलवाड़ हुई है। आप बताइए, जिस तरह से ममता बनर्जी जो बयान दे रही है वहाँ से अपने विरोधियों पे हमले बोल रही हैं, क्या ये एक संवेदनशील मुद्दा नहीं है? इस पर राजनीति करना, फिर पलटवार की बातें करना, पहले जो है एविडेंस जो है लोगों की भीड़ जाना उसको खत्म कर देना, उसमें नाकामी रोकने में उनकी नाकामी रहना, इस क्या आप बतौर दिल्ली वासी क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर वो एक फेल मिनिस्टर हैं। दूसरी चीज़, उनके अंदर इतनी हिम्मत इसलिए आई कि एक व्यक्ति जो तिहाड़ जेल से बैठ के मुख्यमंत्री बना हुआ है वो तो बाहर बैठी हुई है। तो ये हिम्मत इसलिए आई कि अगर केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया होता प्रधानमंत्री ने तो किसी मिनिस्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत आई ही इसलिए कि एक भ्रष्टाचारी तिहाड़ में बैठ के चीफ मिनिस्टर रहेगा। कल को ममता बनर्जी को आप अरेस्ट कर लीजिए देशद्रोह के आरोप में, जेल भेज दीजिए, वहां से भी वो चीफ मिनिस्टर पद को चलाएगी। ठीक है अमृत जी, अमृत जी आ रहा हूं आपके पास, आप खड़े रहिएगा, मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना होगा क्योंकि ये विस्तार न्यूज है, सीधे जनता से बात करता है, आपका अपना चैनल है। ममता बनर्जी के बयान पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आदर्श आप कहां खड़े हैं? और जब से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं? उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है? देश के राजनेता क्या कह रहे हैं? और आप जहां खड़े हैं, अगर आपके साथ लोग हैं तो घूम कर ही सही उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि ममता बनर्जी का यह बयान कि अगर बंगाल जला तो कुर्सी से हटा देंगे और देश के कई राज्य जलेंगे, इसको कितना सही मान रही है उत्तर प्रदेश की जनता और क्या सियासत हो रही है? आदर्श। देखिए, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, इस वक्त हम लखनऊ का सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले 1090 चौराहे पर हैं और यकीन मानिए कि जब से ममता बनर्जी का यह बयान आया है, ना सिर्फ यहाँ के लोगों में गुस्सा है बल्कि इसके साथ साथ राजनीतिक बयानबाजियाँ भी तेज हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने बयान दिया है संवैधानिक पद पर रहते हुए कि बंगाल में जो घटना हुई है, जिस तरीके से बंगाल जल रहा है उसी तरीके से यूपी, बिहार और बाकी राज्य भी जलेंगे। कैसे देखते हैं आप? ये एक तरीके से देखे जाए कि ये अपना राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनका वोट बैंक है, उसको वो सपोर्ट कर रही हैं। और जब से ये घटना हुई है तब से अब तक जो देखा जाए, इन्होंने कोई उस तरीके का एक्शन लिया नहीं है जिस तरीके से इस पर एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इनको चेताया भी, लेकिन अभी तक उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो वहाँ पे घटना स्थल पर जो इंसिडेंट हुआ, पुलिस की जो सुरक्षा में चूक हुई, ये बहुत बड़ा मैटर करती है। वहाँ पे एविडेंस गड़बड़ हुए। आदर्श, उनसे भी बात कर लीजिए, आगे खबरों को भी दिखाना जरूरी है। जो लोग बचे उनसे भी बात करिए। क्या नाम है आपका? सत्यम शुक्ला। ये बताइए कि जिस तरीके से बयान दिया है, संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे बयान आने चाहिए, क्या लगता है सही है गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें जैसे देश है ना, तो देश को सपोर्ट करना चाहिए और हर प्रदेश से, हर राज्य से हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से इतना समर्थन मिलेगा तो देश में थोड़ा मोटिवेशन आएगा। लेकिन ये तो एक डिमोटिवेशन हो गया ना यहाँ पे कि अब वो जैसा ऐसा बयान दे के लोगों को भड़का रही है, एक प्रकार से लोगों को भड़का रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवीन यादव है। नवीन जी, ये बताइए कि जिस तरीके का बयान ममता बनर्जी का है, समर्थन करते हैं कि चलिए बंगाल जल रहा है, ठीक है आदर्श, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश की, बहुत शॉर्ट नोटिस में कोशिश की। और अमृत, आपका भी धन्यवाद और आदर्श आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मेरा मकसद ये होता है कि देश भर में जो बवाल मचा हुआ है, खासकर उस राज्य से जुड़ी अगर कोई नेता बातचीत कह रही हो तो ये आपका चैनल
सबसे पहले आपका रिएक्शन दिखाता है। यह विस्तार न्यूज है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब सुना दिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ममता बनर्जी के बयान पर विवाद तो शुरू हो ही गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर कौन सी है बता देते हैं। दूसरी खबर देखिए, एमपी में पैसा लगाइए। आज अडानी का जिक्र हुआ है, गोदरेज का जिक्र हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का जिक्र हुआ है। कहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री, कौन कौन से केंद्रीय मंत्री थे और किस तरह की बातचीत हुई है मध्य प्रदेश में पैसा लगाने को लेकर। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। बधाई हो मध्य प्रदेश, खूब बधाई हो। फिर से खुशखबरी आई है, खूब पैसा आने वाला है। गुना और ग्वालियर में तो अकेले अडानी ग्रुप ही 3500 करोड़ का निवेश लाने वाली है। 3500 करोड़ और 4000 लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है। 4000 लोगों को रोजगार। बस इसीलिए यह खबर इतना खुश होकर बता रहा हूं, क्योंकि आपके जेब में पैसा आने वाला है, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मोहन सरकार ने 6 महीने के अंदर तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया। तीसरा। इस बार यह कॉन्क्लेव ग्वालियर में रखा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 47 इकाइयों का भूमि पूजन किया है। 47 इकाइयों का। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टमेंट पोर्टल का भी उद्घाटन किया। ग्वालियर में हो रहे रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों समेत चंबल संभाग के नेता भी शामिल हुए हैं। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश से बड़े उद्योगपति शामिल हुए। आज मध्य प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिली हैं, पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से लगातार मध्य प्रदेश में समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वो प्राणपण से जुटे हुए हैं। आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए अब आपको बता देते हैं इस कॉन्क्लेव में अदानी अंबानी जैसे ग्रुप ने कितने निवेश का प्रस्ताव दिया है, ये भी विस्तार से बता देते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। ग्वालियर में आज हुए कॉन्क्लेव में अदानी ग्रुप ने कुल 3500 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है। 3500 करोड़। गोदरेज ग्रुप ने 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है और अंबानी ग्रुप ने 150 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करने का ऐलान कर दिया है। अंबानी ग्रुप फर्टिलाइजर बायोगैस सेक्टर में निवेश करेगी और ट्रॉपिकल फूड में 500 करोड़ का निवेश करेगी। कुल 150 करोड़ निवेश करने वाला है अंबानी ग्रुप। कितना? 150। इतना ही निवेश आएगा तो पैसा भी खूब आएगा और नौकरी भी खूब मिलेगी। आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा, आज जब इतना निवेश मुख्यमंत्री जी बता रहे थे तो अडानी ग्रुप कितना निवेश करेगी ये बताना भूल गए। लेकिन राज्य के मुखिया हैं भाई, सिर्फ लिखे हुए पर भरोसा नहीं करते। पूछ लिया, इसमें अडानी ग्रुप का तो है ही नहीं। फिर मंच से ही निवेश पूछकर विस्तार से बताया। सीएम साहब का ये हंसमुख अंदाज देख लीजिए। सीएम साहब की पूरी बातचीत सुनिए, बड़ी रोचक है। सुनाइए। आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6600 से अधिक करोड़ का 6600 से अधिक मतलब लगभग 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। अडानी जी, आपका कितना वाला निवेश है इसमें है? तो फिर ये कहाँ जरा लिखने वाले भूल गए क्या हमारे? जोरदार ताली बजा भैया। ये भी 3500 करोड़ का तो अकेला ही थे। ये आपके बोलने के पहले वाला लिखा होगा ऐसा मान लेता हूँ। मुझे सरकार भी बचाना और अधिकारी को भी संभालना है। बड़े उद्योगपति हैं, रकम भी बड़ी है। आज जब ये बयान सुन रहा था तो मुख्यमंत्री साहब का ये खुशमिजाज अंदाज बहुत पसंद आया, तो सोचा आप लोगों को भी सुना दूं। खूब निवेश आया है और आपको पता है इतना निवेश करने के लिए इन्वेस्टर्स क्यों तैयार हो जा रहे हैं, विस्तार से जान लीजिए और समझ लीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर
गुजरते हैं या इसके आसपास से गुजरते हैं, जिसमें 3 कॉरिडोर तो सीधे ग्वालियर रीजन से ही गुजरते हैं, जिसमें पहला आगरा मुंबई कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर मुरैना ग्वालियर से होकर गुजरता है। दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है जो मुरैना और ग्वालियर से होकर गुजरता है। तीसरा नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर से पोरबंदर तक, ये कॉरिडोर भी ग्वालियर संभाग के शिवपुरी से गुजरता है। ये तीनों डायरेक्ट कॉरिडोर हैं। इसके अलावा 4 कॉरिडोर और हैं जो ग्वालियर से कुछ ही दूरी पर हैं, जिसमें पहला है आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे। ये चंबल क्षेत्र से करीब 82 किलोमीटर दूर एबी रोड से जुड़ा हुआ है। दूसरा नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ये कॉरिडोर ग्वालियर से 85 किलोमीटर दूरी पर अटल प्रोग्रेस वे से जुड़ा है। और तीसरा नाम है आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे, चंबल रीजन को जोड़ने के लिए करीब 82 किलोमीटर दूर एबी रोड तक जाना होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ग्वालियर से 500 किलोमीटर दूर कोटा वाया अटल प्रोग्रेस वे से जुड़ता है। अगर किसी भी राज्य से कनेक्टिविटी अच्छी हो तो निवेशक खुश हो जाते हैं। यही वजह है कि आज निवेशकों ने मध्य प्रदेश के इस इलाके में दिल खोल कर निवेश का प्रस्ताव दिया है। 6 महीने में मध्य प्रदेश में तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। मोहन सरकार का पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन में 1 और 2 मार्च को आयोजित हुआ, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला। इस कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों से करीब 3500 इन्वेस्टर आए और 13,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की जानकारी मिली। दूसरा कॉन्क्लेव 20 जुलाई को जबलपुर में हुआ। इसमें भी 10,064 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। 1200 से ज्यादा देशों के इन्वेस्टर्स आए और करीब 17,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की खबर आई। और अब तीसरा कॉन्क्लेव हुआ है सीधे, आप समझ रहे हैं, ग्वालियर में। तो सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि बहुत खुशखबरी मिलने वाली है और उसी के पहले का ये रोड मैप बनाया जा रहा है। बधाई हो मध्य प्रदेश, खूब बधाई हो। चलिए अगली खबर क्या है, अब उसका रुख कर लेते हैं। और अगली खबर है बच्चों के स्कूल जाने में बहुत रोड़े हैं। और याद रखिएगा ये बहुत इमोशनल खबर भी है, बहुत इमोशनल खबर। बच्चे जब स्कूल जाते हैं और वापस जब तक ना आ जाएं तब तक माँ और बाप और पूरे परिवार के मन में सुकून नहीं मिलता। और खासकर जब वो टैक्सी से जाएं, ऑटो से जाएं और वैन से जाएं। हम सब के बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा भी बच्चा जाता है, आपका भी जाता होगा। कुछ माँ बाप ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे अभी कुछ महीने बाद पहली बार स्कूल जाएंगे। माँ बाप सबसे ज्यादा खुश और भावुक उस दिन होते हैं जिस दिन उनका बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा होता है। और बच्चे के सुबह स्कूल जाने के बाद जब तक बच्चे वापस नहीं आ जाते तब तक बच्चे की चिंता बनी रहती है, माँ बाप राह देखते रहते हैं। लेकिन इंदौर से एक दुखद खबर आई है, जहां 11वीं का एक बच्चा स्कूल गया था लेकिन अब कभी वापस नहीं आएगा। कारण बहुत ज्यादा लापरवाही है। लापरवाही नहीं बल्कि इसे तो अपराध कहिए, अपराध कहिए। अपराध ऑटो ड्राइवर का है और लापरवाही पेरेंट्स की है। पूरी खबर क्या है, चलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों को स्कूल से घर ले जा रहा एक ऑटो डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, जान चली गई है। खबर बहुत सीधी है लेकिन मामला बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। घटना का सीसीटीवी देखिए सीसीटीवी देखिए कैसे एक ऑटो आ रहा है, डिवाइडर से सीधा नहीं टकराया है, आराम से जा रहा है और आगे जाकर साइड से डिवाइडर से टकराकर पलटा है। क्यों, जानना चाहते हैं? क्योंकि ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर की ये तस्वीर उस वक्त की है जब घटना हुई थी। आसपास के लोगों ने जब ड्राइवर को पकड़ा तब पता चला कि वो नशे में था। ऑटो पलटने में 3 बच्चों को चोट आई है जबकि एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर के नशे की वजह से एक बच्चे की मौत हुई है, ड्राइवर के नशे की वजह से। इस पर पुलिस ने क्या कहा है सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अचानक ड्राइवर द्वारा ऑटो रिक्शा को ड्राइवर से टकरा देने से पलटी खा गया, जिस कारण से उसको दबने से तत्काल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई। ड्राइवर शराब के नशे में था। बताइए अब क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें स्कूल भी ना भेजा जाए?
भेजिए, स्कूल बिल्कुल भेजिए, लेकिन बच्चों के ड्राइवर का ध्यान रखिए। जब गाड़ी आता जाता ले जाए तो कम से कम उसकी शक्ल देखिए, पहचानिए, उसकी स्पीड देखिए। इस हादसे के बाद भी स्कूल के आसपास हाल जस का तस है। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय आज उसी स्कूल के बाहर पहुंच गए जिस स्कूल के बाहर बच्चे की मौत कल हुई थी, और हाल कैसा है देख लीजिए। पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट दिखाई। स्कूल से जो बच्चे ऑटो में जाते हैं वो किस तरह से निकलते हैं उसका एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए आप, स्कूल के जो बच्चे हैं वो भरे हुए हैं ऑटो में, इस तरह से बैग बाहर लटके रहते हैं। कितना रिस्की है, इतने इतने बच्चों को बिठा के ले जाते हैं। बच्चे गेट पर बैठे हुए हैं, और कल भी ऐसा ही हादसा हुआ था, गेट पर बैठे हुए बच्चे की जान चली गई। ये देखिए इस तरह से ऑटो निकलते हैं। तमाम ऑटो रिक्शा चालक जा रहे हैं भर के। ये सेंट रैफल्स स्कूल है जो कि गर्ल्स स्कूल है, और इस गर्ल्स स्कूल में बड़ी संख्या में ऑटो से बच्चे जाते हैं। ये देखिए, ये बच्ची एक बैठी हुई है गेट पर बिल्कुल। इसी तरह से वो बच्चा जो हर्षित सितोले था वो भी बैठा होता, वैन में भी देख। इस पूरे मामले पर अब कलेक्टर साहब भी सख्त हो गए हैं। क्या कहा है, क्या कहा है? अब कह रहे हैं जांच कराएंगे, सुन लीजिए। अगली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हम लोग इसके संबंध में आगे क्या किए जाने की आवश्यकता है इस पर निर्णय लेंगे। और इस बार की जो सड़क सुरक्षा समिति है उसमें जो शासकीय कर्मचारी, उसके साथ साथ हमने कुछ एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया है। उनके साथ हम लोग विचार विमर्श करके इस पर आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर साहब, बीच बीच में जांच करा लेना चाहिए। हादसा होने के बाद जांच कराना तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सामान्य बात है। ऐसी ही एक खबर आई मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां इंदिरा सागर बांध ओवरफ्लो होने के बाद कुछ गांव में पानी भर गया और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आई। लेकिन बच्चों को तो स्कूल जाना था, तो गाँव वालों ने बच्चों को ट्यूब में बिठाकर पानी पार कराया। देखिए कैसे बच्चे ट्यूब में बैठ कर जा रहे हैं। जरा सी लापरवाही में बच्चों की जान पर खतरा हो सकता है। आप सभी से निवेदन है भाई, सभी से निवेदन है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन ऐसे नहीं भेजना है कि बच्चों की जान पर बनाए, बच्चों की जान पर बनाए। ये खबर सुबह से ही हमने प्रमुखता से दिखाई। विस्तार न्यूज़ लगातार इस खबर को सुबह से दिखा रहा है, और अब जब आपको खबर दिखा रहा हूं तब इस पूरी घटना पर प्रशासन ने एक्शन लिया है और बच्चों तक नाव पहुंच गई है। संतोष होता है जब आप लोगों की खबर दिखाता हूं और समस्या का समाधान हो जाता है। देखिए ये तस्वीर कितनी तसल्ली देने वाली है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर है महापौर ठीक काम कर रहे हैं, करते रहिए। ये क्यों लिखा गया है नीचे वाला आपको पता है? क्योंकि कई बार फोटो वीडियो खबरों में आने के लिए इस तरह का साफ सफाई अभियान चलता है, इसलिए तारीफ करते हुए लिखा है कि महापौर ठीक काम कर रहे हैं, करते रहिएगा, करते रहिएगा। आपका शहर है, जनता ने आपको सर माथे पर बैठाया है, शहर का पहला नागरिक बनाया। हर साल साफ शहरों की रैंकिंग जारी होती है तो इंदौर नंबर 1 पर रहता है। अच्छी बात है। कारण पता है क्या है? देख लीजिए, कारण देख लीजिए। इंदौर के लोग साफ सफाई को लेकर कितना गंभीर रहते हैं, कितने सिंसियर रहते हैं, देख लीजिए। सफाई कर्मी छुट्टी पर हैं तो खुद ही हाथ में झाड़ू पकड़ लिए। महापौर और कलेक्टर से लेकर आम जनता तक सब सफाई करने में लग गए। जहां जहां गंदगी फैली थी वहां सफाई की गई। बहुत सुंदर तस्वीर है, देख लीजिए। सफाई कर्मी की कमी पूरी कर रहे हैं और अपने इंदौर को साफ सुथरा रखने में योगदान दे रहे हैं। गोगादेव जन्मोत्सव का आज दूसरा दिन है। इस अवसर पर सफाई कर्मियों को अवकाश दिया जाता है। अब इंदौर इंदौर है भाई, नंबर 1 यहाँ के लोगों और सफाई कर्मी की वजह से बना हुआ है। सफाई मित्रों ने जब उत्सव पर जुलूस निकाला तो आम जनता ही शहर की सफाई में लगी हुई है। ठीक है, ये सांकेतिक की सफाई सही, कम से कम इससे मैसेज तो जाता ही है। इस अभियान को स्वच्छाग्रही नाम दिया गया है, स्वच्छाग्रही नाम दिया गया है। अलग अलग तस्वीरों में स्वच्छता अभियान की तस्वीर देख लीजिए। डस्टबिन को भी ब्रश से चमकाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। सड़क पर कर्मचारी और स्थानीय कूड़ा करकट बोरे में डालते नजर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इंदौर की दीवारों को चमकाया जा रहा है। समझिए, सड़क किनारे दीवारों की सफाई की जा रही है, पानी से धोया जा रहा है, ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुजुर्ग जवान सब लगे हुए हैं, तल्लीनता से लगे हुए हैं। और चौथी तस्वीर में देखिए, बैनर पोस्टर लेकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि अब से नो थू थू, यानी कि आस पास थूकिए मत, कूड़ा करकट मत फैलाइए, कूड़ा करकट मत फैलाइए। सफाई अभियान के बाद ही लोगों को शहर को साफ रखने की शपथ भी दिलवाई गई। राष्ट्रगान गाया गया और लोगों ने नारा भी लगवाया।
इंदौर रहेगा नंबर 1। सुन लीजिए महापौर लोगों में स्वच्छता को लेकर कैसे उत्साह भर रहे हैं, सुनाइए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने जलसा जुलूस निकाला तो उसकी सफाई की चिंता हम करें, और यदि वो छुट्टी पे है तो इंदौर की जनता खुद अपनी गलियों का, बगीचों का और अपने आसपास के स्थानों की सफाई करें। तो उसी का ये दिन है, इसीलिए हमने आज के दिन में ये भी कहा है कि हम सब स्वच्छाग्रही बने, स्वच्छता को ग्रहण करने के लिए खुद आग्रह पूर्वक सफाई करें, और केवल आज नहीं, जब जहां हमको दिखे हम सब मिलकर इंदौर को ऐसे ही साफ रखें। सफाई को लेकर जो लोगों का जुनून है वो बेमिसाल है। शहर के अलग अलग चौराहों पर जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता का संदेश दिया है। क्या कह रहे हैं ये आपको सुना दिया है। कलेक्टर ने क्या कहा है ये भी आप सुन लीजिए। सुनाइए कलेक्टर क्या कह रहे हैं। कल वीर गोगादेव की नवमी के अवसर पर जब हमारे सफाई मित्रों ने उत्सव मनाया, जुलूस निकाला, जलसा निकाला, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके कार्यक्रम के बाद हम सब मिलकर सफाई करें। कार्यक्रम का नाम ही स्वच्छाग्रही है। हम सब स्वच्छता के प्रति आग्रह रखें और जो हमारी स्वच्छता आदत है वो बनी रहे, उसके जन जागरण का ही ये काम है। समाज के विभिन्न वर्ग, विभिन्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, सभी लोग मिलकर स्वच्छता की मशाल को आगे बढ़ाने के लिए अपना श्रमदान करते हैं। इसी परंपरा में आज मेरे द्वारा भी यहाँ पर राजवाड़ा में श्रमदान किया गया है। निश्चित रूप से ये जो स्वच्छता की परंपरा है इंदौर में ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और इंदौर अगली बार भी निश्चित रूप से नंबर 1 आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। महापौर जी और कलेक्टर महोदय, इस परंपरा को आप निभाते रहिए। बहुत अच्छा काम करेंगे तो बहुत देर तक दिखाऊंगा। विस्तार न्यूज़ है, आपकी कमियों को अगर बताता है तो अच्छे काम में आपको प्रोत्साहित भी करता है। लगातार 7 साल स्वच्छता में नंबर 1 बने रहना कोई मामूली बात नहीं है। 2017 से 2023 तक इंदौर ने लगातार नंबर 1 पोजीशन अपने पास रखा है। 2017 में जब पहली बार इंदौर को नंबर 1 का स्थान मिला था, उस साल शहर से कचरा की पेटियां गायब करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे साल में डोर टू डोर कचरा कनेक्शन पर काफ़ी ध्यान दिया गया, कचरा कलेक्शन पर, माफ़ कीजिएगा, कचरा उठाने पर। तीसरे साल टीचिंग ग्राउंड कचरे के पहाड़ों से इंदौर को मुक्ति मिली। चौथे साल कोरोना के समय भी इंदौर की सफाई व्यवस्था नहीं बिगड़ी और नियमित सफाई ने इंदौर को नंबर 1 बनाए रखा। पाँचवें साल 3R मॉडल पर फोकस किया गया, जहां प्लास्टिक जैसे सामानों का इस्तेमाल कम किया गया, दोबारा यूज़ किया गया और रिसाइकिल किया गया। छठवें साल में सफाई से कमाई पर फोकस किया गया और 7वें साल में वायु प्रदूषण कम किया गया। ये इंदौर का मंत्र रहा है स्वच्छता में अपनी स्थिति बेहतर करने का। तो चलिए, अच्छी खबर थी इसलिए थोड़ा वक्त लिया। अब अगली खबर क्या है ये दिखा लेता हूँ। आज सेना के जवान का एक वीडियो आया है, विस्तार न्यूज़ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हैं सैनिक के परिवार पर हमला मत कीजिए। क्या कह रहे हैं चलिए बता देता हूँ। बाकायदा नाम लेकर कह रहे हैं मदद कीजिए। आज ये खबर दिखाना जरूरी है। सरहद पर खड़े हमारे भाई के परिवार पर जब बात आई तो बेबाक होकर बात करूंगा, बेबाक होकर बात करूंगा। तस्वीर देखिए, ये जो सैनिक हैं इनके परिवार वालों के साथ दबंग मारपीट कर रहे हैं, इसलिए जवान न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन देश के रक्षक की गुहार कोई सुनने वाला नहीं है, तो इस सैनिक ने आपके अपने चैनल को चुना और भरोसा जताया कि इंसाफ की आवाज उठाएंगे। जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े हैं ना, माइनस डिग्री में हाथों में राइफल लेकर डटे रहते हैं ना, आज उस जवान का परिवार डर के साए में है। लेकिन हम न्याय की आवाज दबने नहीं देंगे, जवान की पूरी कहानी दिखाएंगे। क्या मामला है सबसे पहले ये समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का मामला है। सेना के जवान विजेंद्र ने एक वीडियो जारी किया है। जवान जम्मू कश्मीर में सरहद पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन परेशान हैं क्योंकि उनके घर वालों के साथ मारपीट हुई। इस पर जवान के परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। जवान का वीडियो सुना दीजिए भाई, क्या कह रहे हैं सुनाइए। मेरे परिजनों के साथ मारपीट की गई, मेरे बड़े भाई के सिर को फोड़ा गया, उसको ब्लीडिंग हुई। गांव का दबंग आदमी है जिसको हमने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बावजूद भी हमारा कोई थाना प्रभारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हम 2 बार एसपी साहब के पास चले गए, 2 बार जिला कलेक्टर साहब के पास चले गए, हमने सीएम हेल्पलाइन पे किया, लेकिन कोई संभव मदद मेरे को नहीं मिली। और उसी दिन से वो आदमी मेरे को रिपोर्ट लेने के लिए वापस बोलता है और मेरे घर वाले को डरा रहा है, धमका रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी आवाज़ को इतना बुलंद करो कि कोई दूसरा फौजी भाई को इतनी पीड़ा ना हो।
सैनिक कह रहे हैं ज्ञानेंद्र तिवारी जी से निवेदन करता हूं, निवेदन करने की जरूरत नहीं है, ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है, सीधे मुद्दे की बात में हर वो आवाज दिखाऊंगा जो दबाई जा रही है, जो नहीं सुनी जा रही है। सैनिक विजेंद्र बता रहे हैं परिवार वालों को गांव के दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बहुत दुखद है ये मामला। आर्मी वाले का परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन विस्तार न्यूज चुप नहीं रहेगा। हम विजेंद्र के परिवार के साथ हैं, उनके भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। हमारे सीहोर के सहयोगी अक्षय शर्मा जवान विजेंद्र के घर जाएंगे, उनकी पूरी कहानी बताएंगे और जिले के एसपी से सवाल पूछेंगे। कल हम फिर विजेंद्र की आवाज उठाएंगे और पूरा मामला क्या है विस्तार से बताएंगे। और बहुत धन्यवाद आपका भारतीय सैनिक, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी कि आपने विस्तार न्यूज पर भरोसा किया और आपने विस्तार न्यूज का नाम लेकर कहा कि मेरी समस्या दिखाइए। यकीन मानिए कल रात 8 बजे आपकी पूरी खबर दिखाऊंगा, परिवार वालों से बात करूंगा और जिले के एसपी से भी बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर स्वाइन फ्लू से जुड़ी है। दिखाइए भाई खबर क्या है। स्वाइन फ्लू से सावधान रहिए, बहुत फैल रहा है। कौन कह रहा है? मौत हो गई है। चलिए पूरी खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आम लोगों में डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। जगह जगह से खबर आ रही है हमारे पास, प्रशासन पूरा चौकन्ना है। स्वाइन फ्लू से प्रदेश भर में 12 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा केस रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव से आए हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा है, जरा सुना दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भी स्वाइन फ्लू हुआ प्रदेश में। हमारे प्रदेश में हजारों की संख्या में स्वाइन फ्लू के मरीज निकले और पूरे प्रदेश में अभी तक 12 मृत्यु हुई है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कारणों से, लेकिन प्रदेश में ऐसी कहीं भी कोई स्थिति नहीं है कि महामारी जैसी स्थिति हो, नियंत्रण से बाहर हो। सभी जगह हमारे उसके टेस्टिंग के लिए पर्याप्त किट हैं, उसके लिए दवाइयाँ पर्याप्त हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि प्रशासन स्थिति से काबू पाने के प्रयास में जुटा हुआ है। जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी जिला अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी जिला अस्पताल को। बालोद के दल्ली राजहरा में एक ही वार्ड नंबर 3 में 6 मरीजों के मिलने की खबर आई थी। इलाके में सनसनी मच गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से सर्वे कराया जा रहा था। लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा था, सतर्क रहने को। जांजगीर के लचनपुर में स्वाइन फ्लू से एक परिवार के महिला की मौत हुई थी। महिला की मौत के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया तो 2 रिश्तेदारों में भी स्वाइन फ्लू पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए दोनों मरीजों को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया था। रायपुर में अभी की स्थिति में 18 एक्टिव केस हैं। सभी मरीज अभी सुरक्षित हैं। सरकार इस संक्रमण को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। सीएमएचओ क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल मेकाहारा, CSC, PSC सभी अस्पताल। उसके अलावा लोगों को मितानी के द्वारा भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि अगर सर्दी, खांसी, बुखार, गले में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है तो तत्काल अस्पताल पहुंचे, जांच करवाएं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसका उपचार उपलब्ध है और सभी चीज़ें निःशुल्क हैं। इसमें बचना जरूरी है। अगर सर्दी, खांसी, बुखार आता है, गले में तकलीफ होती है तो तत्काल अस्पताल पहुंचना जरूरी है, विलम्ब नहीं करना है ताकि आप शीघ्र स्वस्थ हो सकें। और वर्तमान में 18 एक्टिव केस रायपुर जिले में है, जिन सभी बेहतर स्थिति में है अभी। चलिए, स्वाइन फ्लू से जुड़ी जानकारी आपको बताना था, आपको अलर्ट करना था, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन अगली खबर है, बहुत बीमार हो रहे हैं लोग, संभल कर रही है। बहुत बीमार हो रहे हैं लोग, संभल कर रही है। इंसानी दुनिया में सबसे बड़ा सच है मौत। जो जन्म लेता है उसकी मौत होनी तय है। आज इस पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत कम लोग ही अपनी जिंदगी पूरी जी पाते हैं। पूरी जिंदगी मतलब 70 से 80 उम्र तक जीना। लेकिन इससे पहले ही लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोगों की मौत होती है। इसमें ज़्यादातर मौत के लिए इंसान ही जिम्मेदार होता है। इसी पर आज आपको एक रिसर्च दिखाएंगे। दुनिया में हर 1 मिनट में 240 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन हर मिनट 120 लोगों की मौत हो जाती है। जितने जन्म लेते हैं उसमें आधे लोग
मरते जा रहे हैं। इन्हीं मौत पर WHO ने एक रिसर्च किया है। इसमें बताया गया है कि दुनिया में मौत के लिए जिम्मेदार 10 बड़ी बीमारी है, जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। 2021 में 10 अलग अलग बीमारियों से 39 मिलियन लोगों की मौत हो गई, यानी 3 करोड़ 90 लाख लोगों की मौत। बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह आंकड़ा दुनिया के कुल मौत का 57% हिस्सा है। दुनिया में 68 मिलियन लोगों की मौत हुई है, मतलब 6 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत। दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा दिल से जुड़ी बीमारी है। दिल से जुड़ी हृदय रोग, मतलब दिल तक खून पहुंचाने वाली नस में होने वाली बीमारी। इससे 2021 में 90 लाख 10 हजार लोगों की जान चली गई। दुनिया में कुल मौत का 13% हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पर कोरोना है। 2021 में 80 लाख 80 हजार लोगों के मौत के लिए कोरोना महामारी जिम्मेदार थी। तीसरे नंबर पर स्ट्रोक है, मतलब दिमाग से जुड़ी बीमारी। जैसे मैं अभी बहुत गर्म हूँ, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इतना गुस्सा आपको नहीं आना चाहिए। मस्तिष्क में खून नहीं पहुँचना, इससे दिमाग में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचता। इससे 65 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई है। चलिए, वक्त हो गया है 8:50 का वक्त हो गया है, और इसलिए अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।